जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट किया था, जिसका हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा। अभी तक हमने जो हमारे टोटल 14 लेक्चर्स जो ऑनलाइन होने थे, उसमें से हम 3 लेक्चर जो है वो पढ़ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने अपना जो है कंटिन्यू चैप्टर जो फिजिकल क्लासेस में छोड़ा था, दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसमें न्यूमेरिकल स्पेंडिंग थे। तो पहले लेक्चर में हमने 4 न्यूमेरिकल किए, सेकंड लेक्चर में हमने 3 किए। उसके बाद हमारा तीसरे लेक्चर में हमने ये चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसके हमने थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया। तो ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 8 जो है उसके न्यूमेरिकल पार्ट जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट, जो कि 3 क्वेश्चन है इसके। तो तीनों क्वेश्चन जो है हम इस लेक्चर में जो है कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। जब आप ये वीडियो सुन रहे हो तो पेज नंबर 217 आपके पास ओपन होना चाहिए। प्रॉब्लम वाला पेज है, जिसमें प्रॉब्लम नंबर 1 है, जिसमें वो बता रहा है कि द एंडरसन कॉर्पोरेशन एंड ऑल इक्विटी फाइनेंशियल फर्म हैज अ सेल लेवल ऑफ ₹2,80,000 जिसका प्रॉब्लम नंबर 1 है, जिसमें वो डाटे में कह रहा है कि सेल्स है 2,80,000 रुपये से, और विच आर 10% प्रॉफिट मार्जिन, जिसपे आपको प्रॉफिट जो है सेल का 10% प्रॉफिट मिल रहा है, आपको 10% ऑन सेल है प्रॉफिट मार्जिन। आगे हमें कह रहा है to generate this sale volume the firm maintain a fixed asset investment। fixed asset में उनकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए से है। उसके बाद currently the firm maintain 5,000 in current assets, जबकि current assets में उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 5,000 रुपए से है। अब हमें क्या कहता है, नेक्स्ट कैलकुलेट कर क्या करना है, determine the total asset turnover for the firm and compute the rate of return on total asset before tax। सबसे पहले total asset turnover कैलकुलेट करेंगे। total assets turnover, तो ये हमारा पिछला चैप्टर था, उसमें हमने इसका फार्मूला पढ़ा हुआ था। इसका फार्मूला था सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। क्वेश्चन में सेल्स हमारे पास गिवन है, दैट इज 2,80,000, और टोटल एसेट जो है वो कॉम्बिनेशन 2 का होता है, करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट 1 लाख से है, करंट एसेट 5,000 से है, तो 2,80,000 तकसीम 1,05,000। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सॉरी 1,50,000 से है, 1,50,000 है। तो अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 2,80,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, तो हमारे पास आ जाएगा 1.87। ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट हमें कह रहा है and compute the rate of return on total assets before tax। rate of return यानी इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, रेट ऑफ रिटर्न को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसका फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। एसेट्स टर्नओवर, एसेट्स कितना एसेट या कितनी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल एसेट। अब प्रॉब्लम ये है, प्रॉफिट की रेशियो तो दिया, प्रॉफिट तो दिया ही नहीं। सबसे पहले आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट का फार्मूला होगा सेल्स मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज, जो कि 10% का है उसमें सेल का। इसका मतलब प्रॉफिट आ गया 28,000 रुपये। तो प्रॉफिट 28,000 है, टोटल एसेट पहले ही हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 1,50,000। तो आपके पास अगर आप इसको परसेंटेज में लेना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर सकते हैं, पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, दोनों क्राइटेरिया ठीक है। 28,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000
मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको अगर आप परसेंटेज में लिखेंगे तो इसका आंसर होगा 18.76%। तो ये ए ऑप्शन उसने हमें सॉल्व करने के लिए बोला कि ए ऑप्शन जो है उसमें आपने दो चीजें कैलकुलेट करनी है, नंबर 1 टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो और नंबर 2 जो आपने कैलकुलेट करना है दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बी ऑप्शन में हमें क्या कहता है, कंप्यूट दी बिफोर टैक्स रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट एट डिफरेंट लेवल ऑफ करंट एसेट। कहता है यही आरओआई फाइंड करें लेकिन करंट एसेट डिफरेंट लेने हैं। अभी तो सिर्फ आपने 50,000 लिए ना करंट एसेट, वो कहता है 50 ही लेने हैं, आपने डिफरेंट लेने हैं जो कि स्टार्टिंग होंगे 10,000 से और इंक्रीज होगा उसमें 15,000 का और इंक्रीज होते हुए वो 1 लाख तक पहुंच जाएंगे। तो हम इसको मैं ए ऑप्शन आपने ये समझ लिया, इसको मैं रेज कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए हमें थोड़ा सा टेबल मेंटेन करने की जरूरत है। उसने कहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही कैलकुलेट करनी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है करंट एसेट डिफरेंट है। करंट एसेट्स उसने कहा है आपने पहले मेंटेन करने हैं 10,000, फिर हर साल 15 का इंक्रीमेंट होगा। 10,000 की बजाय अगले साल हो जाएंगे 25,000, हर साल 15,000 का इंक्रीमेंट। उससे अगले साल हो जाएंगे 15 का इंक्रीमेंट करेंगे 40, 1 लाख तक बढ़ाना है, फिर 15 का इंक्रीमेंट करेंगे 55, फिर 15 का 70, फिर 85 और फिर 1 लाख। इनको 1 लाख तक लेके जाना और हर साल आपने रिटर्न ऑन एसेट कैलकुलेट करना, लेकिन प्रॉफिट सेम, बाकी चीजें सेम रहेंगी। प्रॉफिट जो पहले भी हमने 10% करके 28,000 निकाला था वो 28,000 ही रहेगा। जो फिक्स एसेट है वो भी सेम रहेंगे, उनमें भी कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ करंट एसेट बढ़ाने हैं उसमें। फिक्स एसेट पहले भी लाख था, फिर भी लाख ही रहेगा और टिल एंड जो है ये लाख ही रहेगा। तो टोटल एसेट कितने बन जाएंगे? करंट एसेट अगर पहले 10 हो और ये लाख हो तो जाहिर है टोटल एसेट 1,10,000 और ये इस केस में 1,25,000, इस केस में 1,40,000, इस केस में 1,55,000, इस केस में 1,70,000, इस केस में 1,85,000 और इस केस में 2 लाख। और हर केस में आपने रिटर्न ऑन एसेट कैलकुलेट करना, इसका फार्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो प्रॉफिट तो हर दफा आपका 28,000 ही है, लेकिन आपके टोटल एसेट चेंज हो जाएंगे। पहली दफा 1,10,000 बनेंगे, दूसरी दफा 1,25,000 बनेंगे, तीसरी दफा 1,40,000 बनेंगे, फिर 1,55,000 बनेंगे, फिर 1,70,000 बनेंगे, फिर 1,85,000 बनेंगे और फिर 2 लाख बनेंगे। तो इस तरह जो है हम इसको हर साल हर जो है बढ़ते हुए करंट एसेट से हम इसकी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। तो पहली कैलकुलेशन होगी 28,000 डिवाइड बाय 1,10,000 तो आ जाएगी 25,25। इसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो ज़रूर 100 भी कर सकते हैं। अगर पॉइंट्स में लिख देंगे फिर भी कोई इशू नहीं है। तो ये हो जाएगा 25,45%, जबकि दूसरे का होगा 28,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000 जो कि होगा 22.4%। 28,000 डिवाइड बाय 1,40,000 जो कि होगा 20%। 28,000 डिवाइड बाय 1,55,000 जो कि होगा 18.06%। 28,000 डिवाइड बाय 1,70,000 जो कि होगा 16.47%। 28,000 डिवाइड बाय 1,85,000 जो कि होगा 15.13%। 28,000 डिवाइड बाय 2 लाख जो कि होगा 14%। अब आप देखें दिन ब दिन प्रॉफिट रिड्यूस होता जा रहा है। रीजन लास्ट क्लास में बताई थी, रीजन ये बताई थी
कि जब आप करंट एसेट को इंक्रीज करते जाएंगे, इनरेलेवेंट आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो रिड्यूस होता चला जाएगा। क्योंकि जो आपने इस क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट भी किया। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सी ऑप्शन में हमें क्या कहता है, व्हाट इम्प्लिसिट assumption is being made about sale in part B? Appraiser that significant of the assumption along with the policy to choose the level of current asset that will maximize the return on total asset as compared in part B. कहता है क्या आपने इससे आकस किया है इस बात से कि आप अपना टोटल एसेट जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जो है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उससे क्या आप इम्प्लिसिट कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है आपका वर्किंग कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, सो ऑन। तो जैसे जैसे आप करंट एसेट को इंक्रीज करते जाते हैं, आपका इम्पैक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और सेकेंडली आपकी लिक्विडिटी भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। लेकिन इन रिटर्न प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो ये आपने इसमें एक्सप्लेन करना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ए, बी और सी पार्ट आई थिंक इसके समझ आगे होंगे आपको। सिंपल रेशो जो आपने क्लास लेक्चर में पढ़ी है, अगर वो आपको ज़हन नशीन हो तो आप इससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, कहता है दी Malkai Corporation has made 3 years projection of its assets investment given in the following table. आगे आपके पास टेबल है, उसमें उसने इन्वेस्टमेंट कुछ शो की है। इन्वेस्टमेंट कुछ किस तरह से है, इन्वेस्टमेंट की डेट मेंशन है और आगे इन्वेस्टमेंट मेंशन है। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स मेंशन है और इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट मेंशन है। पहली इन्वेस्टमेंट है 31 मार्च 2001, फिर है 30 जून, फिर है 30 सितंबर, फिर है 31 दिसंबर। ये एक साल में 4 उसने इन्वेस्टमेंट की है। सेम इसी तरह उसने 31 मार्च 2002 को, 30 जून 2002 को और 30 सितंबर 2002 को और 31 दिसंबर 2002 को। इसी तरह 31 मार्च 2003 को, 30 जून 2003 को, 30 सितंबर 2003 को और 31 दिसंबर 2003 को। ये उसने बेसिकली 12 इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जिसमें फिक्स एसेट जो है उसमें इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरह से है, मिलियन में है। 50 मिलियन, 51 मिलियन, 52, 53, 54, 5, 6, 7, 8, 9, 60 एंड 61। इंक्रीजिंग ट्रेंड है फिक्स्ड एसेट के इन्वेस्टमेंट में, जबकि करंट एसेट कहीं बढ़ रहे हैं, कहीं कम हो रहे हैं। 21, 30, 25, 21, 22, 31, 26, 22, 23, 32, 27 और 30, 23। ये हमारे पास जो है उसने एक हमें जो है इन्वेस्टमेंट का एक टेबल बनाकर दिया हुआ है। हमें क्या कहता है, कहता है इट हैज फाउंड दैट पेएबल्स एंड एक्रूअल टेंड टू द इक्वल 1/3 ऑफ द करंट एसेट। जो पेएबल है 1/3 है, यानी इसका तीसरा पार्ट। यानी अगर आपके पास 21 मिलियन जो है वो करंट एसेट है, तो उसमें सिर्फ 7 मिलियन आपने पे करने हैं, थर्ड पार्ट। It currently has 50 million in equity, 50 मिलियन उसकी इक्विटी में है, and the remainder it financing to provide long term debt, और बाकी जो है उसने long term debt, यानी अगर 50 मिलियन है, अगर ये दोनों मिला के जो है वो 71 मिलियन बनते हैं, उसमें 50 मिलियन जो है इक्विटी का होता है, बाकी 21 मिलियन जो है वो बेसिकली लाइबिलिटी से आएगा। उसमें कुछ लॉन्ग पार्ट होगा, कुछ शॉर्ट टर्म पार्ट होगा।
दी अर्निंग रिटेन 1 मिलियन, जो अर्निंग रिटेन पर क्वार्टर है वो 1 मिलियन है। अब कहता है ग्राफ द टाइम ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड टोटल एसेट लेस अमाउंट फाइनेंस पेएबल एंड अक्रूवल। तो आपने क्या करना है, इनका एक ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले तो आपको टोटल एसेट चाहिए, फिक्स्ड एसेट के साथ साथ आपने ग्राफ बनाना है टोटल एसेट्स का। तो 51 और 21 71, 51 और 30 81, 7 and 77, 74, 76, 84, 82, 79, 81, 91, 87 एंड 84। ये जो है ट्रेंड टोटल एसेट्स में है। उसने कहा है कि आपने ग्राफ बनाना है लेट्स फिक्स्ड एसेट का भी और टोटल एसेट्स का भी, लेस अमाउंट फाइनेंस स्पोटेंशियसली कहते हैं जो अचानक पेमेंट करने वाली होती है, जिसका कोई पता नहीं कब आ जाना है। बाय पेएबल्स एंड अक्रूवल्स, कहता है पेएबल और अक्रूवल्स के जो पैसे हैं वो निकाल देने हैं। और इसने हमें बताया था कि इट इज फाउंड दैट पेएबल एंड अक्रूवल टेंड टू द इक्वल 1/3 ऑफ करंट एसेट, जो कि करंट एसेट का 1/3 है। तो हमने पहले अक्रूवल्स एंड पेएबल्स देख लें कि ये कितने बनते हैं। अगर इसका 1/3 करें तो 3 बनेगा, इसका 1/3 करें तीसरा पार्ट तो 7 बनेगा। सॉरी, 1/3 से मुराद है आपके पास ये जो अमाउंट है उसका 1/3 करना है तो 7 आएगा। ये है इसका 1/3 करना है तो 10 आएगा। 25 का 1/3 करेंगे तो 8.3 आ जाएगा। 21 का फिर 1/3 करेंगे तो 7 आ जाएगा। 22 का 1/3 करेंगे तो 7.3 आ जाएगा। 31 का 1/3 करेंगे तो 10.3 आ जाएगा। 26 का 1/3 करेंगे 8.67 आ जाएगा। 22 का 1/3 करेंगे तो 7.3 आ जाएगा। 23 का 1/3 करेंगे तो 6-7 आ जाएगा, 7 भी लिख सकते हैं। 32 का 1/3 करेंगे तो 10.67 आ जाएगा। 27 का 1/3 करेंगे तो 9 आएगा। 23 का 1/3 करेंगे 6-7। तो ये इस तरह 1/3 अक्रूवल एंड पेएबल्स है। आगे आपने जो बनाना है दैट इज ग्राफ। जो रिक्वायरमेंट है ए ऑप्शन की, आपने उस ए ऑप्शन में जस्ट क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। और ग्राफ्स में आपने टोटल एसेट्स और फिक्स्ड एसेट जो हैं वो शो करने हैं कि वो कितने हैं आपके पास। यहाँ पे हम एसेट्स शो करेंगे और यहाँ पे हम टाइम शो करेंगे। और टाइम आपको पता है, पहले ये मार्च है, मार्च 2001, जून 2001, सितंबर 2001, दिसंबर 2001, फिर हमारे पास फिर मार्च 2002, फिर जून 2002, फिर सितंबर 2002, फिर दिसंबर 2002, फिर इसी तरह मार्च 2003, फिर इसी तरह जून 2003, सितंबर 2003 और दिसंबर 2003। ये हमारे पास ट्रेंड है। अब हमारे पास फिक्स्ड एसेट थे 50, इसमें से हमने 7 जो है हम यहाँ पे एसेट्स को जो है वो भी वैल्यूज दे लेते हैं, जो कि हम इस तरह वैल्यू करते हैं। 7 तक है तो हम 5 का डिफरेंस कर रहे हैं, 5 का डिफरेंस कर लेते हैं। 5, 10, टोटल एसेट में 100 जा रहा है, 10 का डिफरेंस करते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये हमारे पास जो है यहाँ पे एसेट्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे टाइमलाइन। अब जब पहली टाइमलाइन पे हम बात करेंगे, उसने कहा है आपने 2 चीज़ों का जो है वो ग्राफ बनाना है, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट एंड टोटल एसेट्स। लेकिन उसमें से अक्रूवल माइनस करके, अगर हम फिक्स्ड एसेट की बात करें तो 50 में से 7 माइनस कर दें तो रिमेनिंग रह जाएगा 43, तो वो तकरीबन 43 यहाँ पे आएगा। यानी अगर मार्च वाली बात करेंगे तो तकरीबन यहाँ पे बात आएगी। इसी तरह 51 में से 10 निकाल देंगे तो 41, तो 41 तकरीबन यहाँ पे आएगा। इसी तरह अगर आप बात करेंगे 52 में से 8, ये फिक्स्ड एसेट है 52 और इसमें से अक्रूवल माइनस करते हैं। 52 में से 8 अगर माइनस कर देते हैं तो रिमेनिंग वैल्यू जो रह जाएगी
एसेट्स की, ये हम फिक्स एसेट की बात कर रहे हैं, तो 52 में से 8 गएंगे तो 44, तो 43 तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। और दिसंबर में अगर बात करें 53 में से 7 निकाल दें तो रह जाएगा 46, तो तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे बात करें 54 में से अगर आप 7 निकाल दें तो ये भी तकरीबन 47। और इसी तरह यहाँ पे बात करें तो 51 में से 84 जो है वो माइनस कर दिए, सो इस तरह आपकी ना तमाम वैल्यूज जो हैं वो प्रेजेंट हो जाएंगी। ऐसे ऐसे करके आप तमाम वैल्यूज प्रेजेंट करेंगे तो ये तकरीबन फिक्स एसेट जो है आपका ऐसे प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन जब आप टोटल एसेट को प्रेजेंट करेंगे तो टोटल एसेट की वैल्यू थी 71 में से 7 निकाल देंगे तो 70 से स्टार्ट होगी यहाँ से, तो यहाँ पहले 70 आएगी टोटल एसेट में, फिर वो कभी बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी, कभी बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी। तो ऐसे इसमें ट्रेंड चलेगा, क्योंकि कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है वैल्यूज। करंट एसेट भी कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, तो बेसिकली इस तरह वैल्यूज चलेगी यार। तो ये इसमें आप ग्राफ की प्रेजेंटेशन करेंगे टाइम देखकर और एसेट्स देखकर। एसेट को कैसे देखना है, फिक्स एसेट में से ये पहले माइनस करके ये ग्राफ बनाएंगे, फिर टोटल एसेट में से ये माइनस करके ये ऊपर वाला ग्राफ बनेगा। तो इस तरह हम ये है इसकी पहली रिक्वायरमेंट ए पार्ट जो है वो मुकम्मल कर लेंगे। ये हमारा इससे रिलेटेड ए पार्ट। अब इससे रिलेटेड हमारा बी पार्ट क्या है, डिवाइस ऑफ फाइनेंशियल प्लान। कहते हैं आप एक डिवाइस आप जो है डिसीजन दें एक फाइनेंशियल प्लान किस बारे में, अज्यूमिंग दैट योर ऑब्जेक्टिव इज टू यूज हैजिंग मैच्योरिटी मैचिंग अप्रोच, कि आप हैजिंग मैच्योरिटी जो है वो अप्रोच जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं। तो आपने हैजिंग से मुराद है आपने हर लायबिलिटी को पार्ट देना है कि ये एसेट है इनसे ये पेमेंट होगी, या ये एसेट है ये करंट लायबिलिटी से ले आओ, ये एसेट है ये फिक्स लायबिलिटी से ले आओ, ये एसेट है ये जो है आप जो है ले आए इक्विटी से ले आए। तो आपने ये डिसीजन मेकिंग करनी होती है। तो आप देखेंगे कि जहाँ पे आपकी लाइन यहाँ पे सेम है, जहाँ पे कोई बेसिकली ट्रेंड नहीं है, इसका मतलब है यहाँ तक जितने भी एसेट्स हैं वो आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तक मेंटेन करेंगे। ये जो ये लाइन है, क्योंकि ये आपका परमानेंट चलने वाली चीज़ें हैं, ये आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से जो है इसको पूरा करेंगे। और जो यहाँ से ये जो ऊपर ट्रेंड आ रहे हैं यहाँ से लेकर आप देख लेंगे कि 71 से लेकर यहाँ तक कितने बनते हैं, जो कि नॉर्मली क्वेश्चन में आपके तकरीबन 14 मिलियन निकलेंगे, फर्क निकलेगा आपका 14 मिलियन का। लाइन से बात चला गया, ये तकरीबन ये जो ये फर्क है ये तकरीबन 14 मिलियन का निकलेगा। ये आप टेम्परेरी एसेट से पूरा करेंगे, करंट एसेट से पूरा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड है, ये जब ट्रेंड आएगा तो 14 मिलियन ले लिया जाएगा, जब ट्रेंड खत्म हो जाएगा तो ये वापस कर दिया जाएगा। तो हैजिंग फंड के मुताबिक आपको ये पार्ट जो है ये लॉन्ग टर्म से पूरा करना चाहिए, जो कि परमानेंट चलने वाली चीज़ है। और जो ये ट्रेंड वाली बातें हैं जो कि करंट एसेट में आया है ट्रेंड, और करंट एसेट में हमेशा ट्रेंड तब आता है कि जब हमारा कोई इवेंट आ जाए, जैसे हमने बोला ईद आ जाए तो हम ज़रा फाइनेंसिंग ज़्यादा करते हैं, तो ये हम जो है टेम्परेरी वर्क कैपिटल से पूरा करते हैं, इसलिए आप इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से पूरा करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का हमारा। तो देखिए जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी उनकी हम डिसीजन मेकिंग यहाँ पे कर रहे हैं कि हैजिंग फंड को हम किस तरह बात करेंगे, हम वर्किंग कैपिटल जो है उसमें करंट एसेट का पोर्शन कम या वो ज़्यादा बढ़ा दें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे क्या अमल पड़ेगा, ये उसकी सारी वर्किंग चल रही है जी। क्वेश्चन नंबर 3 बुक का पेज नंबर है आपके पास 218, आपके पास ओपन होना चाहिए जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो। बुक का पेज नंबर 218 जिसपे आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो होना चाहिए, जिसमें वो हमें कह रहा है मेंडस मेटल स्पेशलिस्ट इन कॉर्पोरेशन हैज अ सीजनल पैटर्न टू इट्स बिजनेस, इट बारोज अंडर अ लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम सेंट्रल बैंक। वो सेंट्रल बैंक से 8% के ओवर टाइम के हिसाब से जो है वो लोन लेता है। इस टोटल एसेट रिक्वायरमेंट नाउ ईयर एंड एंड एस्टिमेटेड रिक्वायर्ड फॉर द ईयर मिलियन में दिया हुआ है। अभी उसके पास 4.5 लाख रुपए है, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर के बाद उसको 4.8 चाहिए, यानी थोड़े से ज़्यादा पैसे चाहिए। फिर सेकंड क्वार्टर में 5.5 चाहिए, फिर थर्ड क्वार्टर में 5.9 चाहिए, फिर फोर्थ क्वार्टर में 5.0 मिलियन चाहिए। तो अभी जितने पैसे हैं उसमें कितना इजाफा ज़ाहिर है वो लोन लेना पड़ेगा।
assume that these requirements are level throughout the quarter at present। कहता है जैसे ही क्वार्टर गुजरता है आप अपने लेवल पे दोबारा आ जाते हैं, यानी आप 3 महीने के लिए लोन लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप आज आपके पास 4.5 लाख यानी आपके पास 4.5 मिलियन है, यानी आपके पास 45 लाख रुपए है और आपकी रिक्वायरमेंट 48 लाख 4.8 मिलियन की है, तो 3 लाख रुपए आपने लोन लिया और लोन लिया तो जब आपके 3 माह पूरे हो गए आपने लोन वापस कर दिया, फिर आपके पास 45 रह गया और फिर अगले सेकंड क्वार्टर में आपको 55 लाख चाहिए, अब आपको 10 लाख का लोन लेना पड़ेगा। फिर आप उसको 3 माह यूज करेंगे, जब 3 माह पूरे हो जाएंगे उसका 10 लाख भी वापस कर देंगे, फिर आप अपने 7.5 लाख रुपये रजिस्ट्रेशन पे आ जाएंगे। अगले साल उसको अगले क्वार्टर उसको 5.9 मिलियन चाहिए और 4.5 लाख और उसमें 14 लाख रुपए का फर्क है, फिर ज़्यादा आपको 14 लाख रुपए लोन लेना पड़ेगा। उससे अगले क्वार्टर के लिए आपको तकरीबन 5 लाख का लोन लेना पड़ेगा। ये हम देखेंगे क्वेश्चन में। कहता है एट प्रेजेंट कंपनी हैज 4.5 मिलियन, इस टाइम कंपनी के पास 4.5 मिलियन पैसे हैं, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के साथ, लॉन्ग टर्म डेट के साथ, प्लस द परमानेंट कंपोनेंट ऑफ करंट लायबिलिटी का भी कुछ पार्ट है इसमें, एंड दिस अमाउंट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। ये सारे साल हमारे पास रहनी है, इसमें कोई भी करंट पार्ट नहीं है जो पे कर दिया जाए और ये कम हो जाए, सारा साल अमाउंट ये हमारे पास जरूर रहेगी। द प्राइम रेट करंटली इज 11%, इस टाइम जो है बैंक का 11% चल रहा है, लेकिन 1% उसने हमने प्रीमियम लेना है उस बैंक ने, इसका मतलब टोटल 12% सूद चार्ज करेगा। एंड द कंपनी एक्सपेक्ट नो चेंज इट्स रेट ऑफ द नेक्स्ट ईयर, पूरे साल उसमें कोई चेंज नहीं आया। मेंडेज मेटल्स स्पेशलिस्ट इज आल्सो कंसीडरिंग इशू। अच्छा, यहाँ तक पहले हम बात करेंगे कि यहाँ तक उसको क्या पे करना पड़ेगा, अगर तो इस मैकेनिज्म के साथ चले तो बताएं उसको क्या लोन की पेमेंट करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें लोन की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पास इस टाइम हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। पहले अभी नाउ हमारे पास 4.5 मिलियन मौजूद है, मैं इसको रुपीस मिलियन खत्म करता हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू में लिखता हूँ ताकि आपको समझ ज़्यादा अच्छे तरीके से लग जाए। आपके पास 45 लाख रुपए मौजूद है। फर्स्ट क्वार्टर जब आया उसमें आपको जरूरत पड़ी है 48 लाख, सेकंड क्वार्टर में आपको जरूरत पड़ेगी, टोटल होना चाहिए आपके पास 55 लाख, फिर थर्ड क्वार्टर में आपके पास जो अमाउंट होनी चाहिए जिससे आप बिजनेस करें वो होनी चाहिए 59 लाख, और उसके बाद जो आपके पास फोर्थ क्वार्टर में आपके पास जो अमाउंट चाहिए वो है 50 लाख। ये आपकी रिक्वायरमेंट है। अब आपको लोन कितना देना पड़ेगा, जाहिर है आपको 45 लाख में पहली रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए यहाँ पे 3 लाख का लोन लेना पड़ेगा। 45 आपके पास है, 3 लाख और लेंगे तो 48 लाख पूरा हो जाएगा। जब दूसरा क्वार्टर आएगा तो ये 3 लाख आपने 3 लाख का लोन ले लिया, 3 माह इस्तेमाल किया, उसके बाद वापस कर दिया, क्योंकि 3 माह का आपने लोन लिया। अब आपके पास जब सेकंड क्वार्टर स्टार्ट होने लगा, अब आपके पास 48 लाख नहीं रहा, आपने 3 लाख लोन लिया था, इस्तेमाल किया, वापस कर दिया, आपके पास दोबारा 45 लाख रह गया, लेकिन अब आपको 55 लाख चाहिए, तो 45 और 55, अब आपको लोन की जरूरत है 10 लाख रुपए। ठीक हो गया, 10 लाख का लोन लिया सेकंड क्वार्टर के स्टार्ट पे, जब क्वार्टर एंड हुआ फिर वापस कर दिया, फिर आप 45 लाख पे आ गए, लेकिन उससे अगले क्वार्टर में आपको 59 लाख की जरूरत है। इसका मतलब है अब आपको 45 और 59 14 लाख रुपए का जो है वो लोन लेना पड़ेगा। आपने क्वार्टर के स्टार्ट पे लिया, 14 लाख का लोन फिर वापस कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब आपको 5वां क्वार्टर स्टार्ट हुआ तो आपको 50 लाख की जरूरत थी, 45 लाख आपके पास था, इस साल आपको 5 लाख का जो है वो लोन लेना पड़ेगा। अब हमारे पास जो पहला केस है उसने बताया आपसे जो स्टेट बैंक से आप लोन लेते हैं सेंट्रल बैंक से, वो 1% ओवर प्रीमियम प्राइम चार्ज करता है, आपसे एक्स्ट्रा 1% चार्ज करता है, उसका नॉर्मल रेट 11% है। इसका मतलब है 11 और 1 आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज की वो कितनी चार्ज हुई, आपके पास जो बोरिंग कास्ट बनी उधार लेने का जो आपको इंटरेस्ट पड़ा, पहले केस में कितना पड़ेगा आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के लिए चलिए हम यहीं पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपने 3 लाख लोन लिया 12% के हिसाब से, एक क्वार्टर कहते हैं तीसरे हिस्से को, यानी एक साल का चौथे हिस्से को, एक साल का चौथा हिस्सा 3 माह बनता है, 3/12। तो कैलकुलेट करके देख ले तो 9,000 रुपये आपको इंटरेस्ट पड़ेगा इस केस में। जबकि जब दूसरा क्वार्टर आया तो आपने 10 लाख
फिर 12% के हिसाब से, फिर 3/12। इस केस में आपका लोन बना 30,000 रुपये, फिर आपने 14 लाख जो है वो लोन लिया, फिर 12% के हिसाब से 3/12। इस साल जो आपका लोन बना है 42,000। इसी तरह आपने यहाँ पे 5 लाख लोन लिया 12% के हिसाब से 3/12, जो कि लोन बना 15,000। तो ये टोटल आपने लोन लिया है। अगर इसके मुताबिक आपकी कैलकुलेशन की जाए, पहले क्वार्टर पे 9,000 लोन पड़ा, दूसरे पे जो है वो लोन है 30,000, तीसरे पे जो लोन है वो 42,000 है, और जो चौथे पे है वो 15,000। तो आपको टोटल 96,000 जो है वो लोन पड़ा। इस सिचुएशन के मुताबिक, जो पहली सिचुएशन उसने हमें दी हुई थी, उसके मुताबिक आपको 96 लाख रुपया जो है, 96,000 रुपया जो है वो आपको टोटल जो है लोन पड़ेगा। अब आगे उसने सेकंड ऑप्शन भी दे दिया है। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन, सेकंड लाइन में कहता है मैंडिस मेंटल स्पेशलिस्ट इज आल्सो कंसीडर। एक उनको और बात आ गई, वो क्या है? इशूइंग इंटरमीडिएट टर्म डेट एट एन इंटरेस्ट रेट 13.5%। उसको कहा गया है कि आप पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 13.5% बढ़ेगा रेट। एक ये ऑप्शन भी है, लेकिन उसमें बढ़ेगा कैसे? इन दिस रिगार्ड 3 अल्टरनेटिव अमाउंट आर अंडर डेट under consideration 0, 5 lakh and 10 million. All additional fund required will be borrowed under the company bank line of credit interest. कहता है अगर आपका लोन 5 लाख से अंदर हो या 10 लाख से अंदर हो तो आपको 13.5% के हिसाब से इंटरेस्ट पड़ जाएगा। और 5 लाख के अंदर हो, दो ऑप्शन आपको दिए, 0 को छोड़ देंगे हम, 0 पे तो कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है। दो ऑप्शन हमारे पास है कि आपके पास 5 लाख तक अगर आपने लोन लिया है तो 13.5% पड़ेगी, पहली सिचुएशन। दूसरी 10 लाख की है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम सिर्फ 5 लाख की बात करेंगे। कहता है अगर 5 लाख तक लोन है ना तो आपको 13.5% पड़ेगा, और अगर आप 5 लाख से ऊपर लेंगे तो जो फिर बैंक का जो एग्जैक्ट रेट है, जो कि अभी 12% है, वो चार्ज होगा। तो इसका मतलब है अगर हम सेकंड ऑप्शन तक पे जाते हैं तो एक तो हमें सीधा सीधा जो इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट पड़ना है वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट कहते हैं आपको 5 लाख लोन लेंगे, 5 लाख तक आपको बेशक 1 लाख ले, बेशक 2 ले, 3 ले, 4 ले, 5 ले, 6 ले, 7 ले, जितना मर्जी ले, आपको 13.5% के हिसाब से जो है वो इंटरेस्ट पड़ेगा, 13.5% के हिसाब से। तो 5 लाख का अगर हम 13.5% कर ले, पहली सिचुएशन उसने 0, 5 लाख और 10 लाख 3 सिचुएशन दी है। अभी हम 5 लाख वाली सॉल्व कर रहे हैं। पहली हमने 0% वाली सॉल्व की है, क्योंकि यहाँ पे हमने इंक्रीमेंटल रेट नहीं लिया, तो ये समझ लिया ये 0% वाली है। ये हम इंक्रीमेंटल ले रहे हैं, इसमें पहले तो हम बात करेंगे 5 लाख वाली। तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 13.5%, 13.5%। इसका मतलब है 67,500 तो आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा हर केस में। 67,500 तो इंटरेस्ट पड़ना ही पड़ना है आपको। अब आपके पास जो है वो 4 क्वार्टर हैं। अब आपके पास टोटल जो है 4 क्वार्टर हैं। पहले क्वार्टर में आपने 3 लाख लोन लिया, तो उस पर तो आपको 5 लाख पे 3.5% पड़ना ही पड़ना था, वो आपको पहले पड़ चुका है। इसका मतलब है इस पे आपको 0 इंटरेस्ट पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा है अगर आप 5 लाख तक लोन लेंगे तो हमारा रेट है 67,500, सिर्फ हम आपसे 13.5% के हिसाब से लेंगे, ये बनेगा। जिस साल आपका लोन 5 लाख से कम होगा उस साल आपको कोई सूद नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 3 लाख लोन लिया है, इसका मतलब है कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ा। बोरिंग कॉस्ट जो है वो जेन्युइन बैंक रेट इंटरेस्ट के हिसाब से। अब इस केस में आपने 10 लाख लोन लिया, इसमें 3 लाख लिया, 5 लाख पे तो सूद दे दिया ना, इसका मतलब है 3 लाख 5 लाख के अंदर अंदर कवर हो गया। दूसरी सिचुएशन में आपने लोन लेना था 10 लाख, 10 लाख में से 5 लाख पे तो वही रेट है जो आपका पुराना चल रहा है। 5 लाख पे आप सूद दे चुके हैं, पूरे साल का ये कैलकुलेट हो गया। इसमें पहले क्वार्टर का भी पे हो गया, दूसरे क्वार्टर का भी पे हो गया, तीसरे क्वार्टर का भी पे हो गया, चौथे क्वार्टर का। वो कहता है सीधा सीधा मैं 5 लाख पे 13.5%, कोई मैंने 3
3/4 नहीं किया, 3/12 नहीं किया, 6/12 नहीं किया, 9/12 नहीं किया। 5 लाख पे पूरे साल का इंटरेस्ट पढ़ना ही पड़ना है आपको। पहले साल आपका सूद था 3 लाख, आपने जो लोन लिया था 3 लाख, इसका मतलब ये 5 लाख के अंदर कवर हो गया। दूसरे साल में आपने लिया 10 लाख, 5 लाख पे तो सूद पड़ गया, बाकी रह गया बाकी 5 लाख। अब बाकी 5 लाख पे आप जो सूद देंगे वो जो कॉमन रेट होगा उसके मुताबिक, और सिर्फ 3 माह का, क्योंकि जो बाकी ये 3 माह यूज होना है, सिर्फ 3 माह की कैलकुलेशन करेंगे इसमें। तो हमारे पास आएगा 12 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 15,000 इंटरेस्ट। जबकि सेकंड क्वार्टर आएगा तो आपने 14 लाख सूद लिया है, 14 लाख में से 5 लाख तो पे कर दिया हुआ है, रिमेनिंग रह जाएगा 9 लाख जिस पे सूद नहीं हुआ। 9 लाख का आप फिर उसी तरह 12% लेंगे, क्योंकि इस पे कॉमन रेट बैंक रेट लगना है, तो ये बन गया 27 लाख। जब चौथा क्वार्टर आएगा फिर आपका लोन 5 लाख है, तो 5 लाख पे तो आप पूरे साल का सूद दे चुके हैं, तो यहाँ पे भी आपको कोई सूद नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है 27 और 15 आपको ये भी देना पड़ेगा, 27 और 5 32 और 10 42, तो ये 42,000 बना। तो इस केस में आपको 0 0 5 7 2 9 6 और 4 10, इस केस में आपको 1,09,500 जो है वो टोटल सूद पे करना पड़ेगा। ये हो गया 5 लाख वाला केस। और अगर हम उसकी 10 लाख वाली ऑप्शन अडॉप्ट कर लें, उस केस में क्या होगा? अब वो कहता है इंक्रीमेंटल रेट आप मुझसे ले लें 10 लाख का, यानी अगर आपका लोन 10 लाख तक है तो आपको कॉमन 13.5% देना पड़ेगा। तो 10 लाख का 13.5%, तो ये बन गया 1,35,000। कहता है 1,35,000 तो आपको देना ही पड़ेगा। आप देखेंगे कौन से क्वार्टर में 10 लाख से ऊपर अमाउंट है, इसमें 3 लाख थी, 10 लाख से अंदर अंदर ही है, इसमें कोई सूद नहीं पड़ेगा। बोरोइंग कॉस्ट जो बैंक के रेट से पड़ती है, इस केस में 10 लाख लोन था, 10 की 10 पेमेंट होगी, इसमें भी कोई नहीं पड़ेगा। इस केस में 14 लाख लोन था, तो 10 लाख भी आप पे करेंगे, लेकिन रिमेनिंग 4 लाख पे भी अगर आपने नहीं पे किया तो उस पर सेम बैंक रेट चार्ज होगा 3/12 के हिसाब से, तो ये 12,000 बनेगा। इसमें 5 लाख का, ये 10 लाख के अंदर आया था, इसमें कोई रेट नहीं बनेगा। इसका मतलब है टोटल 12,000 सूद इस पे पड़ा। अगर आप इस सिचुएशन के मुताबिक जाएं तो आपको पास 1,47,000 रुपये की जो है वो आपको कॉस्ट पड़ेगी। यानी पहले इस केस के साथ जाएं तो 96,000 कॉस्ट है, दूसरे केस के साथ जाएं तो आपके पास 1,09,500 कॉस्ट है, तीसरे के साथ जाएं तो 1,47,000 की आपको कॉस्ट पड़ेगी। तो आपने बताना ये है इसको डिटरमिन दी टोटल डॉलर बोरिंग कॉस्ट। पहले तो आपने ये कॉस्ट फाइंड करनी है तीनों मेथड के मुताबिक, वो आपने फाइंड कर ली। विच अल्टरनेटिव इज लोएस्ट इन कॉस्ट, फिर आपने ये बताना है कि वैसे लोएस्ट कॉस्ट कौन सी है। यार है इसमें 147 है, इसमें 109 है, इसमें 96 है, तो आप ये करेंगे। आपके पास 3 सिचुएशन थी, आपको पहले में कहा है कि 0 इंक्रीमेंटल लेना है, ये 0 इंक्रीमेंटल के साथ है। हम कहते हैं हम इंक्रीमेंटल को इग्नोर कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। हमने सिर्फ क्या किया, जितना लोन लिया उतने में बैंक रेट अप्लाई कर दिया। दूसरे में उसने कहा यार 5 लाख पे 13.5% ले लो, अगर किसी क्वार्टर में 5 लाख से ऊपर जाएगा तो हम बैंक रेट आपसे ले लेंगे। आपने कहा ठीक है, 5 लाख का 13.5% लेना, ये बना। पहला क्वार्टर देखा 5 लाख से कम था, कोई सूद नहीं। दूसरा क्वार्टर देखा ये 10 लाख था, 5 लाख ऊपर था, उस पर रेट आ गया। ये 14 लाख था, ये 5 लाख से ऊपर 9 लाख नोट बनी थी, उस पर रेट आ गया। ये 5 लाख था, ये अंडर 5 लाख है, इस पर कोई रेट नहीं। तो ये आपने दोनों जमा किया तो ये कॉस्ट पड़ी। जबकि तीसरे में उसने कहा ये 10 लाख तक हम आप पे 13.5% चार्ज कर लेंगे, 10 लाख से ऊपर अगर कोई बात हुई तो बैंक रेट लगेगा। तो हमने कहा ठीक है, तो 10 लाख पे 13.5% बन गया। तो ये 3 लाख था, ये 10 लाख के अंदर कोई रेट नहीं, ये 10 लाख है, ये भी 10 लाख के अंदर कोई रेट नहीं, ये 14 लाख है, इसमें 4 लाख ऊपर आ गया तो उस पर बैंक रेट अप्लाई कर दिया। और ये 5 लाख था, ये भी 10 लाख के अंदर है, तो ये कॉस्ट पड़ी। तो बताना था तीनों में लोएस्ट कॉस्ट किसमें बनी है, तो वो ए ऑप्शन हमारे पास इसमें लोएस्ट कॉस्ट हमें पड़ेगी। तो यहाँ तक जो है हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसका बी पार्ट हमने नहीं करना। ए पार्ट जो है जिसमें हमने इसकी अलग-अलग जो है वो इसकी कॉस्टिंग फाइंड करनी थी विद इंक्रीमेंटल रेट और विद बैंक रेट, विद नो इंक्रीमेंटल और बैंकिंग कॉस्ट, विद 5 लाख पे इंक्रीमेंटल 13.5% और बोरिंग कॉस्ट के साथ, और 10 लाख पे 13.5% और बैंक की जो ओरिजिनल कॉस्ट के साथ। तो यहाँ
यहाँ तक हमने ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया। इसके 3 क्वेश्चन थे वो भी हमने फॉलो कर लिए हैं। इसका जो है प्रैक्टिकल पार्ट भी आपको करवा दिया गया है। अब हमारे पास जो है टोटल 10 वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो बाकी बचे हैं। इन 10 वीडियो लेक्चर्स में हमारे पास चैप्टर हैं 3, जिसको हम 3, 3 और 4 की रेशो से जो है वो कंप्लीट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।